Hello guys, good morning. My name is Mohammed Sabir. I am from NIT Jaipur Mechanical second year. आज जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू गेट 9+ CGPA इन कॉलेज। अगर आपको जैसे आप बीटेक कर रहे हो, मैं आपको इसमें बीटेक के बारे में बताऊंगा कि आप बीटेक में 9+ CGPA कैसे मेंटेन कर सकते हो पूरे 8 सेमेस्टर तक। मेनली आपको इसमें 4 सेमेस्टर तक या 5 सेमेस्टर तक अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है 9+ CGPA। उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आपकी थोड़ी कम भी रहती है तो भी ऑटोमेटिकली वो मेंटेन रह जाती है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है। देखो, 9+ CGPA का फ़ायदा एक तो ये है कि इसका फ़ायदा मोस्टली आपको अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो CGPA का गुड अकेडमिक रिकॉर्ड का फ़ायदा मिल सकता है। ओके, एंड सेकंड जो इसका फ़ायदा मिल सकता है आपका अच्छी अगर अगर कोई PSUs वगैरह में अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग में काम आ सकती है। और ये एक आपके अच्छे मतलब मोस्टली इसका यूज उन चीज़ों में होता है जहाँ रिसर्च की चीज़ें हैं, उनमें आपको CGPA मेंटेन करना पड़ता है। और अगर अच्छा ग्रेड होगा तो एक कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा कंपनीज के ऊपर रहता है, प्रेफरेंस हमेशा मिलती है, तो इसलिए आपको मेंटेन करके चलनी चाहिए। और तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको कॉलेज में 9+ CGPA मेंटेन करना है तो कैसे ये मेंटेन होगा। तो वो देखता हूँ मैं जिस NIT में खुद पढ़ रहा हूँ, MNIT जयपुर में, उसके पर्सपेक्टिव में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आप अगर करस्पॉन्ड जिस NIT में आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप रिलेट कर सकते हो, और जिस NIT में आपकी ड्रीम NIT है उसके हिसाब से आप लेके चल सकते हो। ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं अभी, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं अभी, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो MNIT है उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको बता दूंगा, कि और भी जो चीज़ें होगी मैं बताता जाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि CGPA मेंटेन करने की जो दो चीज़ें हैं जो ज़रूरत है अगर आपको मेंटेन करके चलना है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको जो भी क्लासेज है सारी वो अटेंड करनी पड़ेगी। जो भी आपकी सेमेस्टर की जो भी क्लासेज हो रही है सेमेस्टर की एकेडमिक्स क्लासेस, वो आप पूरी करके चलो। मतलब प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, तो आपका जो आधा प्रेशर है, फिर आधा प्रेशर आपका वहीं से दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपको क्या पढ़ना है और क्या आने वाला है। ठीक है। एक तो ये बना के चलो, और दूसरा ये है कि जो और दूसरी रेगुलर क्लास अटेंड कर ली और नोट्स बना लिए, उसके बाद आपने अटेंडेंस तो फुल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और लैब वगैरह प्रॉपर अटेंड करते चलो, असाइनमेंट बनाते चलो प्रॉपर। ये जो चीज़ें होगी वो आपको आगे हेल्प करेगी। और मिड जैसे NIT में क्या होता है कि जैसे MNIT जयपुर की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें जैसे एक तो होता है मिड टर्म होता है और एक होता है एंड टर्म एग्जामिनेशन। जो मिड टर्म होता है वो तो होता है 30 मार्क्स का, और जो एंड टर्म होता है वो होता है 50 मार्क्स का, और जो 20 मार्क्स का होता है वो होता है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, 100 मार्क्स का डिवाइडेशन होता है। और उसमें जो इंटरनल असेसमेंट है वो डिपेंड करते हैं कि आपकी एक्चुअल में असाइनमेंट दिए जाते हैं, उस पर बेस होता है, कुछ अटेंडेंस का भी इसमें वेटेज होता है। तो इस तरह ये पूरा 20 मार्क्स में से कुछ मार्क्स असाइन किए जाते हैं प्रोफेसर के द्वारा। और ये हो गया। और मिड टर्म 30 मार्क्स का वेटेज होता है, और एंड टर्म 50 मार्क्स का इनका वेटेज होता है। ठीक है। मिड टर्म में मोस्टली 30 to 40% सिलेबस कवर हो जाता है, और एंड टर्म में पूरा सिलेबस आता है जो मिड टर्म में भी हो चुका है वो भी एंड टर्म में शामिल होता है, वो भी सिलेबस का पार्ट होता है एंड टर्म का। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। और जो MNIT का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह ग्रेडिंग सिस्टम होता है MNIT में। देखो, MNIT में मोस्टली क्या सीन होता है कि जो अ, एक तो जो ग्रेड होते हैं वो ये होता है कि एक तो ए ग्रेड होता है, AB होता है, एंड BB होता है, BC ग्रेड होता है, और CC ग्रेड होता है। देखो शायद हो चुके हैं A B A A A B B, मैं यहीं तक बता रहा हूँ आपको, आगे मैं बता दूंगा। ओनली बता दूंगा, जो ए ग्रेड होता है ये A ग्रेड होता है, डबल ए ग्रेड। ठीक है। ये जो ग्रेड होता है वो 10 के इक्वल होता है। ये जो AB होता है वो 9 के इक्वल होता है। जो BB होता है वो 8 के इक्वल होता है। जो BC होता है वो इक्वल होता है किसके, 7 के। और जो CC ग्रेड होता है वो इक्वल होता है अपने 6 के।
ठीक है। ये जो ग्रेड होते हैं, ये ग्रेड असाइन किए जाते हैं प्रोफेसर्स के द्वारा। ये रिलेटिव होते हैं ग्रेड, एक्चुअल में आपकी क्लास में कौन सी पोजीशन है ये इस पे भी डिपेंड करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डबल ए ग्रेड है ये क्लास के टॉप 10% स्टूडेंट को मिलता है। अगर 100 की क्लास है तो 10 बच्चों को ये ए ग्रेड मिलता है। और इसमें एक क्राइटेरिया होता है, आपको मिनिमम एब्सोल्यूट मार्किंग में आपको 80% सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, उसके बाद ये ए ग्रेड असाइन किया जाता है। ठीक है, और ये क्लास के टॉप 10% स्टूडेंट को असाइन होता है। और इसमें एक कंडीशन रहती है कि आपको मिनिमम 80% आपका स्कोर होना चाहिए एब्सोल्यूट मार्किंग। ठीक है, किसी भी आप जिस सब्जेक्ट में ए ग्रेड आपको असाइन हुआ है। ठीक है, ये आपके मान के चलो। ठीक है, उसके बाद ये ए बी हो गया, बी बी हो गया। ए बी मोस्टली अगर पूरी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो ए बी पूरी क्लास को असाइन हो सकता है, ये फ्री होता है एकदम। और ये ग्रेड हो गई। इसमें फिर दो ग्रेड और आते हैं, एक तो आता है फेल ड्यू टू अटेंडेंस, एक आता है फेल ड्यू टू परफॉर्मेंस। अब देखो इसमें जो एक तो जैसे ये ऐसे ऐसे ग्रेड, जब ये ग्रेड नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो दो ग्रेड और मिलते हैं हमें। एक तो मिलता है एफ ए और एक मिलता है एफ पी। फेल ड्यू टू अटेंडेंस एंड फेल ड्यू टू परफॉर्मेंस, देखो दोनों का क्या सीन रहता है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अगर जो फेल ड्यू टू अटेंडेंस है, ये वो होता है इसमें वापस सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ता है अगले सेमेस्टर में। और फेल ड्यू टू परफॉर्मेंस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम लगता है और उसमें पास करना पड़ता है सब्जेक्ट को। अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए, अगर वो सब्जेक्ट की जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर पाए, तो उसमें क्या होता है, फेल टू परफॉर्मेंस में सप्लीमेंट्री एग्जाम लगता है। जैसे हर 3-4 महीने के बाद वो एग्जाम होता है। उसमें आपको मिनिमम, अगर आपके कितने भी मार्क्स हो, लेकिन मैक्सिमम आपको डी ग्रेड से ही आपको पास किया जाता है। ठीक है, तो इससे हमेशा बचना ही चाहिए फेल टू परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको सीजीपीए बहुत खराब हो सकता है। क्योंकि इसमें मिनिमम आपको 4, मतलब 4 के इक्वल आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है, डी डी। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया एमएनआईटी का। ठीक है, जैसे ये तो 10 के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है। सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है, सीजीपीए देखो, आपने एक नाम सुना होगा, क्रेडिट। क्रेडिट होता है जैसे किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं ऐसा मान के चलता हूँ, कोई 5 सब्जेक्ट, किसी ऐसे मान के चलो कोई सेमेस्टर जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलो कोई सेमेस्टर है, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। या आप मान के चलो जैसे उसमें एक सब्जेक्ट है एक्स, एक सब्जेक्ट है वाई, और एक सब्जेक्ट है जेड, और एक सब्जेक्ट है आपका डब्ल्यू। ठीक है, अगर आपको कोई स्टूडेंट है, उस अगर इस सब्जेक्ट का क्रेडिट है 4, अगर इस नीचे वाले का भी कितना है 4 क्रेडिट है, मतलब अगर इसका भी अगर 4 क्रेडिट है और इसका भी कितना है 4 क्रेडिट है, इसका सपोज 2 क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब हो गया कि वेटेज कितना है, इसका 3 क्रेडिट है। ठीक है, और अगर मुझे सपोज दैट इस स्टूडेंट को क्या मिला है, इसको जो ग्रेड मिला है इस सब्जेक्ट में, इसको ए बी ग्रेड मिला है, और इस पे इसको मिला है ए ग्रेड, और इस पे इसको मिला है बी बी ग्रेड मिला है, और इस पे इसको मिला है सी सी ग्रेड मिला है। सी सी सॉरी, इसको कर देते हैं ए बी ग्रेड, इसको असाइन हुआ है। कौन सा ग्रेड असाइन हुआ है, ए बी ग्रेड असाइन हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें सीजीपीए कैलकुलेट करनी है पूरे सेमेस्टर की, अगर मुझे सीजीपीए कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो जैसे अब ये सामान के चलो कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उस कोई सेमेस्टर वो कर रहा है। ठीक है, उसके 4 सब्जेक्ट ये हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, उसके क्रेडिट ये हैं कि 4 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, और उसमें जो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में ये ग्रेड असाइन हुआ है, ए बी, ए बी बी एंड ए बी। तो सीजीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये होगा कि 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना हो गया 36। ठीक है, और ये हो गया आपका 4 इंटू 10, ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 2 इंटू बीबी कितना ग्रेड हो गया, बीबी हो गया 8, तो ये हो गया 16। एंड जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा 3 इंटू ए बी कितना हो गया 9, 27। अब हम क्या करेंगे, अब जो सीजीपीए कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, सीजीपीए कैलकुलेट ऐसे होगी, सीजीपीए इज इक्वल टू, सीजीपीए ऐसे कैलकुलेट होगी कि ये जो क्रेडिट इनटू ग्रेड है, जो क्रेडिट इनटू ग्रेड है
उसका जो सम, उसका जो सिग्मा है, सिग्मा ऑफ, इनका जो सिग्मा है वो किससे डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट से इसका ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करना होगा। जैसे इसके इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें ये करना होगा कि जो 96 है, जैसे ये हो गया 46 प्लस, इसमें क्या करना होगा 46, 36 प्लस 40 प्लस 16 प्लस 27, और टोटल क्रेडिट कितने हो गए, इसमें क्रेडिट हो गए टोटल 4 4 2 13 क्रेडिट का सब्जेक्ट हो गया। तो हम कैलकुलेटर निकालते हैं और इसमें चेक करते हैं, इसमें हम निकालते हैं और चेक करते हैं। जैसे देखो कितने मार्क्स हो गए, ये हो गए 40 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 27, ठीक है, ये हो गए 16 प्लस 27, इसमें हमने सही तो किया था ना। और टोटल क्रेडिट कितने हो गए, क्रेडिट कितने हो गए टोटल, 13 क्रेडिट टोटल हो गए। तो इसकी जो सीजीपीए बनेगी वो बनेगी 9.55, इसकी सीजीपीए बनेगी 9.15, इसकी सीजीपीए बनेगी। और जो रिलेटिव होता है, रिलेटिव जो ग्रेड होते हैं रिलेटिव होते हैं, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ग्रेड मिलते हैं, असाइन होते हैं, ये जो ग्रेड होते हैं क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ब्रीफ में आपको आइडिया दे दिया है कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है। और अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पे ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा एकेडमिक्स के ऊपर। जैसे कोई भी सब्जेक्ट के आपको अगर नोट्स चाहिए या किस तरह से उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई करनी है, तो मैं पर्टिकुलर, जैसे मैं फर्स्ट ईयर तो सारों में कॉमन रहता है, और सेकेंड ईयर में मैकेनिकल ब्रांच का हूँ, तो उसके रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। अगर कोई भी वीडियो चाहिए, अगर फ्यूचर कोई भी एडवाइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।